लाल बहादुर शास्त्री का दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने दोनों महापुरुषों की सीख को याद किया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर चल रहा है नाथूराम गोडसे अमर रहे। नाथूराम गोडसे, जिसने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हत्यारे का गुणगान किया जाने लगा? इसका जवाब मिलता है सोशल मीडिया पर ये हैशटैग चलाने वालों की पोस्ट में। ये पोस्ट महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। ये पोस्ट गांधी के देश में ही गांधी को अप्रासंगिक कर देने के लिए किए जा रहे हैं। नफरत भरी इन पोस्ट की सच्चाई से, तथ्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें होते हैं दावे कि गांधी की वजह से ऐसा हो गया, नेहरू की वजह से ऐसा हो गया, और दुख की बात यह है कि हम में से कई लोग इन बातों में आ जाते हैं। इसलिए आज गांधी जयंती के दिन हम इनमें से 3 बड़े दावों की पड़ताल करेंगे। पहला दावा, गांधी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर, एक गलियारा बनवाना चाहते थे। देश आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ। एक बना पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे अब हम पाकिस्तान कहते हैं। ट्विटर पर शेयर किए जा रहे फोटो में दावा किया जा रहा है कि गांधी जी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर बनवाना चाहते थे। अगर गांधी 15 दिन और जिंदा रह जाते तो भारत की स्थिति ऐसी होती। सच्चाई क्या है? DW में छपी एक खबर के मुताबिक पहली बार इस गलियारे का जिक्र रॉयटर्स के एक पत्रकार ने किया था। पत्रकार ने 22 मई 1947 को जिन्ना से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि दोनों पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग के लिए गलियारा भारत को देना चाहिए? जवाब में जिन्ना ने हामी भर दी। जून 1947 में फिर गलियारे की बात उठी। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बड़ा दिल दिखाते हुए भारत को पाकिस्तान के लिए एक गलियारा देना चाहिए। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए सी राजगोपालाचारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये एकदम गैर जरूरी मांग है, इस पर कभी बात नहीं की जाएगी। इससे साफ हो जाता है कि गलियारा बनाने का विचार गांधी जी का तो कतई नहीं था। वो तो बंटवारे की इस पूरी कवायद के ही खिलाफ थे। दूसरा दावा, गांधी की वजह से हुआ देश का बंटवारा। जिन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि भारत विभाजन के जिम्मेदार गांधी थे। ये ऐसा दावा है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? धर्म आधारित राष्ट्र बनाना कट्टरपंथियों का आइडिया था। मुस्लिम लीग ने इसे अपना मुख्य मुद्दा बनाया, जिसे 1946 के चुनाव में बंगाल और पंजाब में अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद पाकिस्तान की मांग ने तेजी पकड़ ली। देश में जगह जगह दंगे शुरू हो गए। लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। अंततः 14-15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये तब हुआ जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर लिया। नेहरू और पटेल दोनों बंटवारे के पक्ष में थे। गांधी जी किस पक्ष में थे, ये 3 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कही उनकी बात से मालूम चलता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ बुराई नजर आती है। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बंटवारा टालने के लिए उपवास करेंगे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस कोई बेवकूफ़ी करे तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊं? गांधी जी ने आखिरी दम तक बंटवारा टालने की कोशिश की, लेकिन चूंकि कांग्रेस 1946 के अंत से ही बंटवारे के लिए स्वीकार्यता पैदा करने में लगी हुई थी और गांधी जी किनारे किए जा चुके थे, इसलिए वो इसे रोक नहीं पाए। तीसरा दावा, भगत सिंह को नहीं बचाया। 31 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि जिन कैदियों को फांसी की सजा मिली है उन कैदियों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, पर यह मेरी निजी राय है, इसे समझौते की शर्त नहीं बना सकते। गांधी जिस समझौते की बात कर रहे थे वो था लॉर्ड इरविन और कांग्रेस के बीच हुआ गांधी इरविन पैक्ट। 17 फरवरी 1931 गांधी और वायसराय इरविन के बीच इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डालें। गांधी इरविन के बीच 5 मार्च तक गांधी इरविन पैक्ट के लिए बातचीत हुई, लेकिन महात्मा गांधी ने पैक्ट की बातचीत में भगत सिंह को रिहा करने की शर्त नहीं रखी। उन्होंने कहा था कि मैं निजी तौर पर वायसराय से बातचीत करूंगा। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। गांधी से बातचीत के बाद वायसराय लॉर्ड इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट भेजी। इरविन ने लिखा, गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ है। मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सजा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। गांधी का कहना था कि भगत सिंह और साथियों की सजा
कम से कम कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक टाल देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने की आखिरी दिनों तक कोशिश की। गांधी अपनी कोशिशों में जुटे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो वायसराय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में भी देर कर रहे थे। 20 मार्च 1931 को उन्होंने होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमर्सन से इस बारे में बात की थी। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बर्निज ने न्यूज क्रॉनिकल में लिखा कि गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसराय से बात कर सकें। 21 मार्च को गांधी ने इरविन से भी मुलाकात की। फिर से उन्होंने इरविन से अपील की। 22 मार्च को भी वो इरविन से मिले। वायसराय ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। गांधी को उम्मीद दिखी। 23 मार्च 1931 यानी कि मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले उन्होंने वायसराय को एक लेटर लिखा। उसमें फांसी होने की स्थिति में शांति और हालात बिगड़ने की बातें लिखी। फांसी पर एक बार और विचार करने की बात लिखी। लेकिन उसी शाम यानी 23 मार्च 1931 को तय तारीख से एक दिन पहले शाम के वक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये है गांधी का सच। आप माने न माने, तथ्य यही है। गांधी जी या किसी और महान विचारक से असहमति होना अपराध नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनके कई पॉलिटिकल प्रोग्राम से, कई विचारों से, कई प्रयोगों से असहमत हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गांधी की तरह आस्था होना, उसमें भी बुराई नहीं, लेकिन अनर्गल बातों पर गांधी की हत्या को सही ठहराना, किसी की भी हत्या को सही ठहराना, उसके हत्यारे को अमर बताना किस दर्जे की बेवकूफ़ी है आप बेहतर समझते हैं। तो अगली दफा कोई सोशल मीडिया पर दावे करे तो उससे पूछिए कि इन दावों का आधार क्या है, मूल स्रोत क्या है, उसके बाद यकीन करिए। 1 अक्टूबर के शो में हमने उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश की रेप की खबरों के बारे में बात की थी। ये भी बताया था कि ये अपराध सिर्फ एक सूबे की समस्या नहीं है। आंकड़े आपके सामने रखे। हाथरस में कथित गैंगरेप की घटना के बाद फिलहाल चर्चा में यूपी ही है। बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, फतेहपुर के अलावा भदोही का भी एक मामला सामने आया है। यहाँ गोपीगंज के चक राजा राम तिवारीपुर गांव में 14 साल की एक दलित बच्ची का सर कुचलकर मार डाला गया। परिवार ने रेप की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि बच्ची के परिवार ने शिकायत में रेप की बात नहीं की। रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकती है, जो कि अभी हो रहा है। रिपोर्ट नहीं आई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर हाथरस के पूरे प्रकरण पर न्यायपालिका की नजर भी पड़ गई है। कथित गैंगरेप और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तलब किया। 12 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में जिन अधिकारियों को उपस्थित होना है, उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस की डीएम और एसपी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों वाली लखनऊ बेंच ने कहा कि मृत लड़की के परिवार के सदस्य भी 12 अक्टूबर को मौजूद रहेंगे, ताकि पुलिस की तरफ से किए गए अंतिम संस्कार पर कोर्ट परिवार का पक्ष जान सके। इसके अलावा कोर्ट ये भी फैसला करेगा कि जांच की मॉनिटरिंग की जरूरत है या जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए या नहीं। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की। इन्हें गौर से सुना जाना चाहिए। ये इस पूरी घटना को देखने का एक नजरिया देती है। कई अखबारों की रिपोर्ट को कोट करते हुए कोर्ट ने कहा कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एसआईटी का गठन हो चुका है। फिर भी फिलहाल हमारी चिंता यह है कि बाद में क्या हुआ। 29 सितंबर को पीड़ित की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार तक जो कुछ भी घटा, उसने हमारी चेतना को झकझोर दिया। इसलिए हम इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है और लोक हित से जुड़ा है, क्योंकि राज्य के अधिकारियों की तरफ से मनमानी करने के आरोप है, जिससे न सिर्फ पीड़िता के बुनियादी मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, बल्कि उसके परिजनों का भी। जजों ने कहा कि मृत पीड़िता के साथ आरोपियों ने बर्बरता की और उसके बाद जो कुछ भी घटित होने के आरोप लगे, अगर वो सत्य हैं, तो ये पीड़ित परिवार के कष्ट को बढ़ाने वाला और घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या पीड़ित परिवार के आर्थिक और सामाजिक स्टेटस का लाभ उठाते हुए प्रशासन की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया गया और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लखनऊ संस्करण में 1 अक्टूबर को छपी रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा कि ये रिपोर्ट कहती है कि मंगलवार को पीड़िता का शव दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से ले जाने और हाथरस के गांव में रात में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने के बीच प्रोटोकॉल का उल्लंघन दिखता है और उस पुलिस फोर्स का मनमाना रवैया भी दिखता है जिसने परिवार को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि पिता ने कहा कि उनकी बेटी का शव बिना उन्हें बताए अस्पताल से गांव भेज दिया गया और पिता ने इस बात से भी इनकार किया कि अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की सहमति थी। कोर्ट ने कहा कि अंतिम संस्कार रात 2 से ढाई बजे के बीच हुआ।
जबकि परिवार हिंदू रीति रिवाजों को मानता है, जिसके मुताबिक शाम ढलने के बाद या सूरज उगने से पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। जजों ने महात्मा गांधी के जंतर को कोट किया, जिसमें उन्होंने सबसे गरीब और कमजोर आदमी को याद करने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि यही समय है कि हम बापू के आदर्शों को मजबूत करें, लेकिन राष्ट्रपिता ने जिन आदर्शों को बढ़ावा दिया, जिन पर वो चले, आज दुर्भाग्यवश जमीनी हकीकत उससे बहुत अलग है। बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित करें कि पीड़ित परिवार पर कोई दबाव न पड़े। इससे पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि हाथरस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, नमूनों में वीर नहीं मिला, जातीय तनाव पैदा करने के लिए भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई। इससे पहले भी पुलिस ने कथित गैंगरेप की बात से इनकार किया था। इस मामले में अब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। पुलिस ने वीर के न मिलने को रेप न होने का आधार बताया, लेकिन ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि रेप को साबित करने के लिए वीर की उपस्थिति जरूरी नहीं है। परमिंदर बनाम दिल्ली राज्य 2014 2 ACC 592 में हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जननांग पर किसी घाव के बिना या वीर के दाग को छोड़े बिना कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना संभव है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से कम इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों की जानकारी रखें। किसी भी मामले में गलत तथ्यों को रखा जाए तो उसका खंडन होना ही चाहिए, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ यूपी पुलिस ये साबित करने में लगी है कि ये अपराध उतना गंभीर नहीं है, वो समझ से बाहर है। कभी कहते हैं रेप नहीं हुआ, कभी कहते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, कभी जातीय तनाव की बातें करते हैं, लेकिन इस बारे में एक शब्द नहीं निकलता कि 29 सितंबर की रात हाथरस में कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। सत्य बोलने और सत्य की राह पर चलने के लिए अच्छा शगुन है। सरकार बहादुर, आप सुन रहे हैं ना? चलते चलते आपको सुनाते हैं केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां, शायद इससे सत्य का संकल्प मजबूत हो। दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। जीकर जीवन को अब जीना नहीं सुलभ है हमको, मरकर जीवन को फिर जीना सहज सुलभ है तुमको। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।